नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शीरीन। वक्त हो गया है 24 घंटे 24 रिपोर्टर का, जहां दिन भर की भागम भाग के बाद आपको एक ही जगह पर मिलता है खबरों का पूरा डोज, वो भी नॉन स्टॉप। शो की शुरुआत अभी की बड़ी खबर के साथ। हरियाणा विधानसभा चुनाव भी साथ लड़ सकते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खेमे से ऐसे संकेत आने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस आया है। सोर्सेज के मुताबिक हरियाणा को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन की संभावना को लेकर सवाल पूछे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस के पक्षधर हैं। अलायंस पार्टनर में कई लोगों से बात होती है, मगर कॉन्क्रीट डिसीजंस जो कुछ भी होगा समय आने पर आपको बताना। कांग्रेस की तरफ से अलायंस के सिग्नल आते ही आम आदमी पार्टी में भी सरगर्मी शुरू हो गई। कांग्रेस के इस जेस्चर पर आम आदमी पार्टी ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के, वो लोग बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे। संजय सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कुछ कहा है तो सोच समझ के कहा होगा। जहां तक आम आदमी पार्टी हरियाणा यूनिट का सवाल है, हम 90 के 90 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 7 सीट ऑफर कर सकती है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी को 1 से 2 सीट दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी हरियाणा में 10 विधानसभा सीट चाहती है। सूत्रों का दावा है कि हरियाणा में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस ने कमेटी बना दी है। कमेटी में अजय माकन, दीपेंद्र हुड्डा और दीपक बाबरिया को शामिल किया गया है। केसी वेणुगोपाल सीट शेयरिंग की निगरानी करेंगे। लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन था, जिसमें कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को एक ही सीट दी थी। जाति जनगणना को लेकर लालू प्रसाद यादव ने दिया बड़ा बयान। बोले आरएसएस बीजेपी वालों से करवाएंगे जाति जनगणना। जाति जनगणना के मुद्दे पर कल आरएसएस की ओर से जो कहा गया, उस पर लालू प्रसाद यादव ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, इन आरएसएस बीजेपी वालों का कान पकड़ दंड बैठक करा, इनसे जाति जनगणना कराएंगे। इनकी क्या औकात है जो ये जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे? इनको इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जातिगत जनगणना करना ही पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब का एकता दिखाने का समय अब आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी इस देश के पिछड़ों को, इस देश के दलितों को न्याय नहीं देना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी की अगुवाई में सरकार को मजबूर होकर के जातिगत जनगणना करवानी पड़ेगी। एनडीए सरकार के भीतर जातिगत जनगणना को लेकर हलचल है। इसकी पैरवी करने वालों की संख्या बढ़ रही है। देश के अंदर अलग अलग जाति समूहों की गिनती हो ताकि उनके प्रामाणिक आंकड़े स्पष्ट रूप से सामने आए। जातिवार जनगणना एनडीए गठबंधन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही जातिवार जनगणना होगी। ऐसा लग रहा है जाति जनगणना के मुद्दे पर विपक्ष ने गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है। कल आरएसएस की ओर से आया संकेत अहम है। मणिपुर में 2 दिन में 2 ड्रोन अटैक होने के बाद पुलिस ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। मणिपुर पुलिस के डीजीपी ने कहा कि एनएसजी को सिचुएशन समझा दी है। मणिपुर में उग्रवादियों के हाथ में ड्रोन कैसे लगे, इन ड्रोन को किस तरह ऑपरेट किया जा रहा है, हमले के पीछे कौन कौन है, जब तक पुलिस इन सवालों के जवाब तलाशती तब तक एक और ड्रोन अटैक हो गया। इम्फाल जिले का ये वो इलाका है जहां उग्रवादियों ने ड्रोन से अटैक किया। हमले में 23 साल की महिला घायल हो गई। अब मणिपुर के डीजीपी ने ड्रोन अटैक पर चिंता जताई है। कहा सारे काउंटर मेजर्स अपना रहे हैं। दिल्ली को सिचुएशन भी समझा दी है। सूत्रों के मुताबिक एनएसजी से एंटी ड्रोन तकनीक की मदद मांगी गई है। दिल्ली में भी एनएसजी से भी हम लोगों ने बात किया है, डीजी एनएसजी से बात किया है, उनकी टीम से बात किया है, प्लस और भी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। हम लोगों ने कमेटी भी एक बनाई है। पुलिस के मुताबिक इम्फाल में सेंजाम चिरांग में सोमवार शाम को ड्रोन से 2 विस्फोटक गिराए गए। इससे पहले कोतरुक इलाके में ड्रोन से हमला हुआ था। सिक्योरिटी एजेंसियों के सामने सवाल ये भी है कि हथियारबंद उग्रवादियों को ड्रोन अटैक की ट्रेनिंग कैसे मिल रही है। हाई लेवल पे बात की है। द सेंटर इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग ऑल सपोर्ट टू अस, और इस चीज में दे आर ऑल्सो वरीड एंड वी आर ट्राइंग टू गेज कि किस तरह से इसको टैकल किया जा सके, एंड वी ऑल आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। पिछले साल तक ड्रोन का इस्तेमाल हथियारबंद गुटों पर नजर रखने के लिए होता था, लेकिन अब ड्रोन से बम बरस रहे हैं। सवाल ये है कि क्या मणिपुर को सुलगाने के लिए विदेशी ताकतें सक्रिय हो गई हैं? महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों गठबंधन में चर्चा शुरू हुई। अजीत पवार गुट की बैठक आज हुई तो नाना पटोले ने कहा कि गणेश उत्सव के बाद महाविकास आघाड़ी की बैठक होगी।
सीटों के बंटवारे पर चर्चा करने के लिए एनसीपी के नेताओं के बीच बैठक हुई। बैठक प्रफुल्ल पटेल के घर पर हुई। बैठक में अजीत पवार, सुनील तटकरे और छगन भुजबल समेत अजीत गुट के सभी दिग्गज नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक महायुति में शामिल अजीत गुट 60 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की डिमांड कर रहा है। इस बीच महाविकास आघाड़ी में भी सीट बंटवारे को लेकर बात आगे बढ़ने लगी है। गणेश उत्सव के बाद सीट शेयरिंग पर महाविकास आघाड़ी की बैठक होगी। 7 तारीख से गणेश उत्सव शुरू हो रहा है, तो गणेश उत्सव के बाद हम लोग सीट शेयरिंग की मीटिंग करेंगे। अजीत गुट सीट शेयरिंग पर चर्चा कर रहा था तो सुप्रिया सुले की अगुवाई में शरद पवार वाली एनसीपी ने सड़क पर अपनी ताकत दिखाई। सुप्रिया सुले की अगुवाई में मंत्रालय में प्रोटेस्ट हुआ। महाराष्ट्र में साल के आखिर में चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव आयोग के ऐलान से पहले ही दोनों गठबंधन सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा फाइनल करना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट पर घिरी सुक्खू सरकार। जयराम ठाकुर ने विधानसभा में उठाया मुद्दा। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। सितंबर में 3 दिन गुजर जाने के बाद भी हिमाचल सरकार अपने कर्मचारियों को सैलरी और पेंशनरों को पेंशन नहीं दे पाई है। इसकी गूंज विधानसभा में सुनाई दी। विपक्ष ने नियम 67 के तहत विधानसभा में चर्चा की मांग की। विकास कार्य रुके पड़े हैं हिमाचल प्रदेश में और मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी के साथ इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि अगर प्रदेश में आर्थिक संकट है, इसको ठीक करने की जिम्मेवारी प्रदेश की है, न कि केंद्र की है। हिमाचल प्रदेश में करीब 2 लाख सरकारी कर्मचारी, करीब 1.5 लाख पेंशनर हैं। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को अब तक महीने की आखिरी तारीख को वेतन और पेंशन मिल जाता था, लेकिन सितंबर के महीने में 3 दिन गुजर जाने के बाद भी इन्हें वेतन और पेंशन नहीं मिला है। तो कर्मचारी 15 और 20 तारीख के बाद ही 1 तारीख का इंतजार करना शुरू कर देता है। इस बारी 2 तारीख को सैलरी नहीं मिली तो लोगों में बहुत निराशा है। हिमाचल प्रदेश पर 90,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। आर्थिक संकट ऐसा है कि सरकार लोन चुकता करने के लिए भी लोन ले रही है। हालांकि सीएम सुक्खू का कहना है कि सैलरी वित्तीय सुधारों की वजह से रुकी हुई है। किसी फिस्कल डिसिप्लिन करना, आर्थिक संकट से हम उबर रहे हैं। आर्थिक संकट को हम पार कर चुके हैं। अब डिसिप्लिन लाकर हिमाचल प्रदेश को सेल्फ रिलायंट बनाने की तरफ, आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की तरफ ये चेंजिंग जरूरी है। सूबे के आर्थिक संकट को देखते हुए सीएम, मंत्री, सीपीएस और विधायकों ने 2 महीने सैलरी नहीं लेने का फैसला किया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भीषण लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद दर्जनों गांव मुनस्यारी से कट गए। पहले 1-2 पत्थर गिरे, फिर चंद सेकंड में पूरा का पूरा पहाड़ दरक गया और मलबा सड़क पर आ गिरा। लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीरें उत्तराखंड के मुनस्यारी से आई हैं। यहाँ रेत के टीले की तरह पूरा का पूरा पहाड़ लुढ़ककर मलबे में तब्दील हो गया। बड़े बड़े बोल्डर लुढ़कते हुए देखे जा सकते हैं। इस भयंकर लैंडस्लाइड के पीछे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हुई भारी बारिश को वजह माना जा रहा है। गनीमत रही कि हादसे के वक्त सड़क पर कोई नहीं था, इसलिए बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मलबा गिरने से सड़क टूट गई है और रास्ते को नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही मंडलों के पहाड़ी इलाकों में लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। सरकार की तरफ से लोगों को अलर्ट रहने की चेतावनी दी गई है। जोहार में हुए लैंडस्लाइड की वजह से दर्जनों गांवों का संपर्क मुनस्यारी से कट गया। प्रशासन की टीम मलबा हटाने और सड़क के मरम्मत के काम में जुटी है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हजारों लोग रिलीफ कैंप में पहुंचे। राहत और बचाव के कामों पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की नजर। लगातार हो रही बारिश से विजयवाड़ा में रेस्क्यू ऑपरेशन की रफ्तार पर असर पड़ रहा है। प्रकाशम डैम में पानी लगातार बढ़ रहा है। विजयवाड़ा में 24 घंटे से ज्यादा वक्त से बिजली गुल है। इससे जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ और बारिश के बीच एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन ऑन है। एसडीआरएफ के 20 और एनडीआरएफ की 19 टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हैं। एनडीआरएफ की टीम पानी में फंसे लोगों को निकालने के साथ ही लोगों तक फूड, पानी और अन्य जरूरी सामान पहुंचा रही हैं। वाईएसआरसीपी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जगन ने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। आंध्र प्रदेश में करीब 4.5 लाख लोग बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं। विजयवाड़ा के अलावा एनटीआर, गुंटूर, कृष्णा, एलुरु, पालनाडु, बापतला और प्रकाशम में हालात खराब हैं।
काफ़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की तरफ से जो भी रिलीफ ऑपरेशंस चलनी चाहिए वो सब चल रही हैं। सीएम चंद्रबाबू नायडू हालात पर नजर रखे हैं। हेलीकॉप्टर, ड्रोन, नाव, ट्रैक्टरों और वैन के जरिए लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। बाढ़ और बारिश के कारण कई जगह रेल ट्रैक पानी में डूब गए, जिससे कई ट्रेनों को कैंसिल या डाइवर्ट भी करना पड़ा है। भारी बारिश से राजस्थान के करौली में बिगड़े हालात, पांचना बांध ओवरफ्लो हुआ, सैकड़ों एकड़ फसल डूबी, खेत खलिहान में पानी, गली कूचों में पानी, सड़क पर पानी, जहां देखो हर तरफ पानी ही पानी। ये तस्वीरें राजस्थान के करौली की हैं। पूर्वी राजस्थान में हुई मूसलाधार बारिश का असर अब बाढ़ के रूप में दिख रहा है। भारी बारिश से सालों बाद पांचना बांध भर गया। बांध ओवरफ्लो होने से बयाना और रूपबा जैसे इलाकों में पानी भर गया है। रास्ते डूब गए हैं, गाड़ियां डूब गई हैं, लोग कमर भर पानी से होकर सफर कर रहे हैं। कई सालों से सूखी गंभीरी और बाण गंगा भारी बरसात के बाद लबालब है। सूखी नदियों को उफनता देखने और सेल्फी के शौक में लोग खतरा मोल ले रहे हैं। नहाने और सेल्फी लेने के दौरान हादसों में अब तक 12 से ज्यादा युवाओं की जान जा चुकी है। भरतपुर का इलाका पिछले काफी लंबे अरसे से जल संकट की समस्या से जूझ रहा था। इस साल हुई भारी बारिश की वजह से जल संकट की समस्या दूर हो गई, लेकिन पानी ने लोगों का नुकसान बहुत किया है। भारी बारिश से महाराष्ट्र और राजस्थान के कई इलाकों में पानी भरा। उदयपुर में हाईवे बना दरिया। पिछले 24 घंटे से अकोला में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। अकोला की पूर्णा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। अमरावती में पूर्णा बैराज का गेट खुलने से नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। नदी में बढ़ते पानी से गांधीग्राम में शिवलिंग मंदिर डूब गया है। प्रशासन ने खतरे को देखते हुए नदी किनारे बसे गांव में रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने को कहा है। राजस्थान के उदयनगर में बारिश के पानी से हाईवे दरिया बन गया है। उदयपुर की सीसारमा नदी तेज उफान पर है। पिछोला झील लबालब हो गई है और उदय सागर के गेट खोले गए हैं। उदयपुर में माउंट आबू जाने वाली रोड डूब गई है। हाईवे के पास पहाड़ियों से जगह जगह झरने गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ में लगातार हो रही बारिश से अनास नदी उफान पर है। यहाँ भारी बारिश के बाद माही डैम के 2 गेट खोल दिए गए। अलीराजपुर में राक्षा नदी पर बना पुल पानी में डूब गया है। सावधानी बरतते हुए प्रशासन ने यहाँ ट्रैफिक रोक दिया है। मौसम विभाग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूपी में आदमखोर भेड़ियों ने अपने अटैक का दायरा और बढ़ा दिया है। बहराइच के साथ साथ उसमें बाराबंकी में भी 2 बच्चियों पर जानलेवा हमला किया। बहराइच में भेड़िए ने फिर से एक 6 साल की बच्ची पर हमला किया। ये कल रात करीब 12 बजे की बात है। बच्ची के चिल्लाने की वजह से शोर मचा और भेड़िया भाग खड़ा हुआ, लेकिन बच्ची की गर्दन पर भेड़िया अपने निशान छोड़ गया। खाना पानी खा के तो सो गए थे। बाद में आई भेड़िया तो झपट लिया, हल्ला दंगा बचा, भाग ली। हार पात में नहर तक ऐसी रखौना तक सब खेदिन है, नहीं दिखाई देना। भेड़िया बहराइच से बाहर भी हमले करने लगे हैं। बाराबंकी में भेड़िए ने बकरी चराने गई 2 बच्चियों पर जानलेवा हमला किया। इसमें 10 साल की रिजवाना की हालत गंभीर है। उसे लखनऊ के KGMU में रेफर किया गया है, जबकि हमले में दूसरी बच्ची ने भागकर जान बचाई, लेकिन उसे भी घायल अवस्था में लोकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। भेड़ियों का आतंक बिहार के गया जिले के खीजर सराय इलाके में भी देखा जा रहा है। यहाँ के मकसूदपुर गाँव में भेड़ियों ने 6 लोगों और कुछ मवेशियों को लहूलुहान कर दिया, तो गांव वालों ने एक भेड़िए को घेर कर लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए के खौफ का आलम यह है कि शिवपुर और महसी इलाके में सरकारी कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी में पहरेदारी के लिए लगाया गया है। यूपी के हापुड़ में लोगों ने की पुजारी की पिटाई। बच्चियों से छेड़छाड़ का आरोप। पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। पहले एक ने थप्पड़ मारा, फिर दूसरे ने चांटा जड़ दिया। इसके बाद भीड़ ने एक साथ थप्पड़ों की बारिश कर दी। जिस शख्स की पिटाई हो रही है वो पुजारी है। मारपीट की ये तस्वीरें हापुड़ के लज्जापुरी इलाके की हैं। आरोप है कि पुजारी ने एक मासूम से छेड़छाड़ की। बच्ची ने घर जाकर माता पिता को जानकारी दी। पुजारी की हरकत से नाराज मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद जो हुआ वो इन तस्वीरों में दर्ज हो गया।
नाराज लोगों का कहना था कि पुजारी ने जन्माष्टमी के दिन भी एक लड़की से छेड़छाड़ की थी। मंदिर है और पंडित जो है बच्चियों को छेड़छाड़ी करता है। मैंने एक बार ही तो छुआ, मैंने एक बार ही तो पूछी ली। मारपीट की खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी को अपने साथ ले गई। एक मंदिर में बालिका से छेड़खानी का प्रकरण प्रकाश में आया है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नाराज लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सीतामढ़ी में लोगों ने अनोखे तरीके से किया खराब सड़क का विरोध। कीचड़ भरी सड़क पर की धान की रोपनी। धान की बुआई हो रही है, जहां बुआई हो रही है उसके दोनों तरफ घर है, बाइक का शोरूम है, लोग वीडियो बना रहे हैं। इन सब के बीच कुछ लोग धान की रोपनी में लगे हैं। जहां धान की रोपनी हो रही है वो खेत नहीं है, ये सड़क है। सड़क इतनी खराब है कि यहां लोगों का आना जाना मुश्किल है। इसी खस्ता हाल सड़क की मरम्मत कराने और विरोध जताने के लिए स्थानीय लोग ने कीचड़ से भरी सड़क पर धान की रोपनी की। ये तस्वीरें सीतामढ़ी के बैरगनिया ब्लॉक की हैं। यहाँ बाबा लाल दास रोड की हालत ऐसी हो गई थी कि यहाँ चलना मुश्किल था। बार बार शिकायत के बाद भी जब सुनवाई नहीं हुई तो लोगों ने विरोध का ये रास्ता चुना। 3 नंबर टुकड़ा ईंटा से उसको भराई किए थे, जो माटी हो गया है, और ठेवना भर कादो था, जिसमें हम लोग जाकर धान रोपने का काम किए ताकि इससे भी उनके आँख के पर्दा खुले। जिस खस्ता हाल सड़क की मरम्मत के लिए लोग गुहार लगा रहे हैं, वहां से चंद मीटर दूरी पर लोकल विधायक का घर है, नजदीक ही नगर परिषद अध्यक्ष का भी घर है। लेकिन लोगों की शिकायत के बाद भी सड़क की मरम्मत नहीं हुई, इसलिए विरोध का अनोखा तरीका अपनाया गया। लेकिन विरोध का ये तरीका सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। नीमच में करप्शन की शिकायत करने के लिए अनोखे अंदाज में कलेक्ट्रेट पहुंचा शिकायतकर्ता, करोड़ों के भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। गले में कागज की लंबी माला, सड़क पर लेटकर कलेक्टर ऑफिस तक पहुंचने की जद्दोजहद। अफसरशाही और सत्ता को जगाने का ये अलग अंदाज दिखा मध्य प्रदेश के नीमच में। नीमच में कांकरिया तलाई में डेवलपमेंट वर्क में करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप सरपंच और उसके पति पर लगा। मुकेश प्रजापति ने इसकी शिकायत कई बार की। जब सुनवाई नहीं हुई तो उसने विरोध का ये अलग अंदाज अपनाया। सबूतों की लंबी माला बनाई और उसे लेकर घिसकते हुए कलेक्टर ऑफिस में पहुंचे। फुल भ्रष्टाचार है नीमच जिले के अंदर, और सबसे ज्यादा है काकरिया तलाई पंचायत में। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसडीएम साहब को जनपद वालों ने रिकॉर्ड तक नहीं दिया, और एसडीएम को रिकॉर्ड चाहिए तो रिकॉर्ड ही तो है मेरे पास। मुकेश का आरोप है कि करोड़ों के करप्शन में तत्कालीन जिला पंचायत सीओ भी शामिल थे। मुकेश ने इस मामले की ईडी से जांच कराने की मांग की है। ये तो कोई एक व्यक्ति विशेष की शिकायत है और वो पंचायत उसमें जांच कर चुकी है, तो पंचायत ग्रामीण विकास के एसीओ साहब को उसमें फिर से जांच करने के लिए बोला है। मुकेश प्रजापति ने शिकायत के साथ ही कई दस्तावेज भी सौंपे हैं। कलेक्टर ने दस्तावेजों की जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। महाराष्ट्र के नासिक में चोरी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। कच्चा बनियान गैंग एक बार फिर एक्टिव हुआ है। सीसीटीवी में कैद चोरों की ये करतूत नासिक के मालेगांव की है। रात के करीब 2:15 बजे का वक्त था। सीसीटीवी फुटेज में चोरों को बेखौफ होकर घूमते देखा जा सकता है। सभी चोर कच्चा बनियान में थे। चेहरा ढकने के लिए गमछा लपेटा हुआ था। फुटेज में 4 चोर नजर आ रहे हैं। एक दरवाजा खोलता भी दिखाई दे रहा है। गैंग रात के अंधेरे में एक घर में घुसा, पूरा घर खंगाला और 5 लाख के सोने पर हाथ साफ कर लिया। घर में लूट के बाद कच्चा बनियान गिरोह एक कॉलेज में भी चोरी करने के मकसद से घुसा। नाकाम रहने पर कॉलेज कैंपस में केले के पेड़ से केले चुराकर फरार हो गया। वारदात के बाद से ही इलाके में दहशत है। पिछले हफ्ते मालेगांव में ऐसी ही एक वारदात हुई थी। गाउन पहने चोर रिहायशी इलाके में घुसे थे और एक मंदिर के दानपत्र पर हाथ साफ कर दिया था। उत्तराखंड में तेज हो गई है मूल निवासी का पैमाना तय करने की लड़ाई। उत्तराखंड की समर कैपिटल गैरसैंण में क्षेत्रीय संगठनों ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया। उत्तराखंड के बीचों बीच बसे एक खूबसूरत पहाड़ी कस्बे गैरसैंण में बड़े अरसे बाद ऐसे नारे गूंजे। इतना बड़ा प्रोटेस्ट मार्च हुआ। मूल निवास स्वाभिमान महाराली नाम के इस प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं भी शामिल हुईं। इस प्रोटेस्ट के जरिए उत्तराखंड में मूल निवास का आधार 1950 तय करने, राज्य की जमीनों को बचाने के लिए सख्त भूमि कानून लागू करने,
गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग उठाई गई। ये आंदोलन उत्तराखंड की जनता का आंदोलन है। क्षेत्रीय संगठन मूल निवास और भूमि कानून की मांग पर सिलसिलेवार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गैरसैंण से पहले बड़ा प्रदर्शन करीब 10 महीने पहले देहरादून में किया गया था। उसके बाद हल्द्वानी, टिहरी, श्रीनगर, कोटद्वार और बागेश्वर में ऐसे ही प्रोटेस्ट किए गए। जिस गैरसैंण में ये बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, यहाँ 2 हफ्ते पहले ही धामी सरकार ने विधानसभा का मानसून सत्र आयोजित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक दौरे पर ब्रुनेई पहुंच गए हैं। मोदी ब्रुनेई का दौरा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। ब्रुनेई दारुस्सलाम पहुंचने पर क्राउन प्रिंस हाजी हल मुता दिबिल्लाह ने पीएम मोदी का स्वागत किया। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री ने बंदर सेरी बेगावान में एक हॉस्टल में बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान एक बच्चे ने उन्हें स्केच भेंट की। प्रधानमंत्री ने बच्चे को ऑटोग्राफ दिया। प्रधानमंत्री ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बुल्किया से भी मिलेंगे। हसनल बुल्किया 1967 से सत्ता में हैं। 1984 के बाद से ब्रुनेई के पीएम भी हैं। दुनिया के सबसे अमीर शख्स में गिने जाते हैं। बुल्किया के पास 7000 कारों का काफिला है। ब्रुनेई के सुल्तान के पैलेस में 1770 कमरे हैं, 250 से ज्यादा बाथरूम और 5 स्विमिंग पूल हैं। महल के गुंबद को 22 कैरेट सोने से सजाया गया है। ब्रुनेई के सुल्तान जब बालों की कटिंग कराते हैं तो उसका खर्चा $20,000 आता है, यानी 16 लाख। और बालों की कटिंग वाले एक्सपर्ट लंदन से आते हैं। पीओके के एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा ने दावा किया है कि पीओके में एलओसी से सटे गांवों से अचानक सैकड़ों लोग गायब हो रहे हैं। क्या पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में कोई बड़ा एक्शन होने वाला है? अमजद अयूब मिर्जा ने दावा किया है कि एलओसी के पास पीओके के गांव से 300 से ज्यादा युवा गायब हो गए हैं, जिसके पीछे पाकिस्तानी फौज और आईएसआई का हाथ माना जा रहा है। इस बीच इंडियन आर्मी ने भी अपने हथियारों का जखीरा और मजबूत कर लिया है। सिर्फ 24 घंटे के दरमियान इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने 1,75,000 करोड़ रुपए के हथियारों का ऑर्डर दे दिया है। इनमें नेवी के लिए 70,000 करोड़ रुपए के लिए 7 नए फ्रिगेट, 17 ब्रावो प्रोजेक्ट्स और इंडियन नेवी के लिए मोस्ट एडवांस्ड वॉरशिप खरीदे जाएंगे। नेवी के साथ साथ आर्मी की ताकत भी बढ़ाई जा रही है। सेना को 1,45,000 करोड़ के रक्षा उपकरणों की खरीद की मंजूरी मिली है। भारतीय सेना 50,000 करोड़ रुपए की कीमत के 1700 नए आधुनिक टैंक, FRCV यानी फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल खरीदेगी। सीसीएस ने सुखोई लड़ाकू विमानों के लिए 240 नए इंजन खरीद को मंजूरी दी है। इनकी कीमत 27,000 करोड़ रुपए है। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल BMP-2 के लिए नए सेट खरीदे जा रहे हैं। इसके साथ ही कोस्ट गार्ड की ताकत बढ़ाने के लिए 3 प्रस्तावों पर सहमति बनी है। इसी साल फरवरी महीने में भारत सरकार ने 84,560 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी थी। पिछले कुछ सालों में भारतीय सेनाओं की ताकत कई गुना बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में पारित हुआ एंटी रेप बिल। अपराजिता, महिला और बाल विधेयक में रेप और मर्डर के लिए मौत की सजा का प्रावधान। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल बगैर किसी बाधा के पास हो गया। ममता सरकार के इस बिल में रेप और मर्डर पर सजाए मौत, बलात्कार के दोषी को उम्र कैद, नाबालिग से रेप के मामले में 20 साल कैद और सजाए मौत दोनों है। लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के केस में सवालों में घिरी ममता सरकार ने ये बड़ा दांव चला है। इस मौके पर विधानसभा में सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया। उत्तर प्रदेशे 7 লক্ষ নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। গুজরাটেও 5 লক্ষ নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। इससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी का इस्तीफा भी मांगा। এক্সিকিউশন অফ দিস ল ইমিডিয়েটলি, তো আপনাকে গ্যারান্টি দিতে হবে ইমিডিয়েট এক্সিকিউশন অফ दिस बिल। इस कानून में ये व्यवस्था भी है कि आरोप साबित होने पर 21 दिन में पूरी तरह से इंसाफ की सुनिश्चित हो व्यवस्था। कोलकाता पुलिस कमिश्नर के इस्तीफा के मांग पर रात भर धरने पर डटे रहे जूनियर डॉक्टर। इस बीच पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को 8 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया है। कोलकाता में लाल बाजार के नजदीक बीबी गांगुली स्ट्रीट पर जूनियर डॉक्टर रात भर धरने पर डटे रहे। लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के मामले में वो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा मांग रहे हैं। धरने का असर ये हुआ कि जूनियर डॉक्टरों की 20 से ज्यादा की टीम को कमिश्नर विनीत गोयल से मिलने जाने दिया गया, लेकिन जूनियर डॉक्टर धरने से हटने को तैयार नहीं। यहाँ पुलिस ने 9 फीट ऊंचे लोहे की बैरिकेड लगा दी है। अलीपुर कोर्ट के बाहर आज वकीलों ने भी प्रोटेस्ट किया। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं।
हालांकि फॉर्मर प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को रेप मर्डर केस में नहीं बल्कि करप्शन के आरोप में सीबीआई ने कल गिरफ्तार किया। घोष समेत 4 लोगों को कोर्ट ने आज 8 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। इसको अरेस्ट कर लिया है सीबीआई, लेकिन ये अरेस्ट हुआ है करप्शन के चार्ज में जो केस है। लेकिन ये जो असली मैटर है रेप और मर्डर का, उसका अपडेट क्या है ये भी तो सीबीआई को बताना चाहिए। इस बीच बीजेपी लगातार ममता सरकार पर दबाव बना रही है। शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी ने कोलकाता में आज फिर प्रोटेस्ट किया। कोलकाता पुलिस के बड़े अधिकारी धरने पर डटे जूनियर डॉक्टरों को चाय पानी पिलाने धरना स्थल पर गए तो गो बैक के नारे लगाकर जूनियर डॉक्टरों ने पुलिस को वापस लौटा दिया। यूपी में अब सरकार के मंत्रियों की घेराबंदी में जुट गए हैं शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बाद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के घर के बाहर हुआ घेराव। वही पोस्टर, वही बैनर, वैसे ही नारे। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने आज केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के घर के बाहर डेरा जमा लिया। वो अनुप्रिया पटेल के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए और अपनी मांग को लेकर मंत्री से मिलने की मांग पर अड़े रहे। इस प्रदर्शन के दौरान एक युवती की तबीयत भी बिगड़ी, जिसे बाद में अनुप्रिया पटेल के आवास के भीतर ले जाया गया। इन प्रदर्शनकारियों की मांग है कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए और जल्द से जल्द नई सूची बनाकर नियुक्तियां की जाए। एक दिन पहले ही अनुप्रिया पटेल ने इन अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन किया था। ओबीसी के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, आरक्षण के नियमों की अवहेलना हुई है, इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, इनके साथ न्याय होना चाहिए। ये बात मैं फिर कह रही हूँ। लखनऊ में लगातार दूसरे दिन इन शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने प्रोटेस्ट किया। इससे पहले आरक्षित वर्ग के ये शिक्षक अभ्यर्थी कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर आ डटे थे। वहां भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण के नियमों की अनदेखी पाई थी, जिसके बाद यूपी सरकार को मौजूदा सूची रद्द करने और नई सूची को 3 महीने में जारी करने के आदेश दिए थे। वॉरजोन में यूक्रेन ने रूस के खिलाफ सबसे नया हथियार चलाया है। डोनेट्स में अपनी पोजीशन को डिफेंड करने के लिए ड्रैगन ब्रीथ रिलीज किया है। आग लगती है, फैलती है, ये देखा भी था, सुना भी था, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि आग 2 पांव पर कैसे चलने लगी। 90 डिग्री के एंगल पर आग दुश्मनों को सफाई करती चली गई, उनके हाइड आउट को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। यूक्रेन ने नए हथियार के इस्तेमाल की नुमाइश की है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने ड्रोन से मोल्टल थर्माइट का इस्तेमाल किया। इसमें आग ने एक आकार ले लिया और फिर उन जगहों पर हमला किया जहां रूसी सैनिक छिपे हुए थे। हमले किसी तरीके को ड्रैगन ब्रीथ कहा जा रहा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। यूक्रेन ने एक बार फिर अपनी ऑफेंसिव स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। यूक्रेन का दावा है कि उसने कुर्स्क में और ज्यादा सेटलमेंट्स पर कब्जा कर लिया है और उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता। प्रेसिडेंट जेलेंस्की कह चुके हैं कि अब कुर्स्क का संग्राम ही सीज फायर की शर्तों को तय करेगा, इसलिए पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं। इस बीच रोमानिया की सीनेट ने यूक्रेन को पेट्रियट सिस्टम देने का फैसला कर लिया है। पोलैंड ने भी कह दिया है कि अगर उनकी जमीन पर रूसी ड्रोन गिरता है तो उसे जवाबी कार्रवाई का अधिकार है। लेकिन मैदान जंग को लेकर नाटो ने पोलैंड के बयान से किनारा कर लिया। इधर नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन के दौरे पर गए। जेलेंस्की ने उन्हें जेपोरिजिया का दौरा करवाया। नीदरलैंड्स ने कहा है कि यूक्रेन को रिटायर हो चुके F-16 देने में कोई बुराई नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रेसिडेंट पुतिन का मंगोलिया पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। हालांकि जेलेंस्की ने मंगोलिया से पुतिन की गिरफ्तारी की मांग की थी। गिरफ्तारी तो दूर, मंगोलिया ने बाहें फैलाकर पुतिन का स्वागत किया, रेड कार्पेट बिछाया और दोनों देशों के बीच दोस्ती को और मजबूत करने का दम भरा। लेकिन दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल अटैक में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक बार फिर कीव सहित कई शहरों को टारगेट किया गया। खार्किव में मिसाइल्स गिराई गईं, तो पोस्करोव में इंच दर इंच रूसी सेना कब्जा जमाती दिखाई दे रही है। यूक्रेनी सैनिक बुरी तरीके से खदेड़े गए। ये सब रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपने लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा है। रूस की सेपरेट गार्ड्स मरीन ब्रिगेड ने कुद्स में यूक्रेनी सेना की गाड़ियों पर अटैक किया। ये भी कहा गया डोनेस्क से कुछ नेव इलाके पे कंट्रोल भी कर लिया गया है। यूक्रेनी आर्मी ने रूसी अटैक की बात कंफर्म की है। कहा गया कि नीप्रो, माइक्रोलीव, जेपोरिजिया में रूसी सेना के हवाई हमले में जान माल का काफी नुकसान हुआ।
दूसरी तरफ यूक्रेन चाहता है कि उसे वॉर जोन में पार्टनर कंट्रीज की तरफ से ऐसे हथियार मिल जाएं जिसके चलते वो रूस के अलग अलग कोने में हमले कर सके। हालांकि जब तक ये बयान सामने आते तब तक कुर्स में रूस के अटैक्स की धार और तेज हो गई। इसी बीच दोनों देशों ने युद्ध में हुए नुकसान का नया आंकड़ा जारी किया है। रूस का दावा है 2000 और यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराने का, तो वहीं यूक्रेन ने 1360 रशियन सैनिकों को न्यूट्रलाइज करने का दावा किया है। गाजा में सीज फायर के बीच इजराइल ने एक बड़े हमले को अंजाम दिया है। हमास की एक 1 किलोमीटर लंबी सुरंग इस हमले में बर्बाद कर दी गई। साथ ही हमास के कई लड़ाके भी ढेर कर दिए गए हैं। जिस वक्त हमास की तरफ से मारे गए 6 बंधकों के वीडियो जारी किए गए, उसी वक्त इजराइल ने हमास की सप्लाई लाइन को टारगेट करने का फैसला किया। हमास चीखता रह गया, ये शर्तों का उल्लंघन है, लेकिन इजराइल के मुताबिक उसने स्कूल की आड़ में चल रहे हमास के बेस कैंप को टारगेट किया। इजराइल का बदलापुर इतने पर नहीं रुका, एक और बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया गया। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया कि अब हमास का टनल वाला नेटवर्क उड़ा दिया गया है। पहले डायनामाइट लगाया गया, फिर उत्तरी गाजा में बेट लाहिया एरिया में अंडरग्राउंड सुरंगों का सिस्टम तहस नहस कर दिया गया। इसके बाद इजराइल ने एक तस्वीर जारी की। कहा गया कि गाजा हमले में हमास के कथित आतंकवादी अहमद वादिया को मार गिराया गया। ये भी बताया गया कि गाजा के अस्पताल के पास ऑपरेशन में अहमद के साथ उसके 6 साथी और मारे गए। ये ऑपरेशन उस वक्त अंजाम दिए गए जब हमास और इजराइल ने पोलियो की दवा के लिए सीज फायर किया था, लेकिन इसी दौरान हमास ने 6 इजरायली बंधकों की मौत के वीडियो जारी कर दिए। इजराइल गुस्से की आग में धधक उठा। गाजा में WHO का वैक्सीनेशन ड्राइव इस बीच जारी है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक गाजा में 1,60,000 बच्चों को पोलियो का टीका लगाया जा चुका है, जबकि 3,40,000 बच्चों को अभी ये टीका लगाया जाना बाकी है। गाजा में सीज फायर को लेकर अब अमेरिका और इजराइल आमने सामने हैं। बाइडेन ने कहा इजराइल पूरी कोशिश नहीं कर रहा। नेतन्याहू बोले हम पर नहीं, ये हमास पर दबाव बनाने का वक्त है। वार पलटवार की नौबत इसलिए आई क्योंकि अमेरिका चाहता है कि इजराइल किसी भी तरह गाजा में बारूद बरसाना बंद कर दे, लेकिन नेतन्याहू ने डील को लेकर शर्त रख दी। नेतन्याहू चाहते हैं कि अब फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर उसका पूरी तरह कंट्रोल रहे। फिलाडेल्फी कॉरिडोर 14 किलोमीटर लंबी जमीन की वो पट्टी है जो गाजा और मिस्र के बीच का बॉर्डर एरिया है। इसे 1979 में मिस्र के साथ शांति संधि के तहत बफर जोन के तौर पर मान्यता दी गई। हालांकि पेट्रोलिंग इजराइल की आर्मी करती है। अगर किसी पर दबाव बनाना है तो फिर हमास पर डालिए, ना कि इजराइल पर। हम राजी होते हैं, लेकिन वो मना करते हैं और फिर वो हमारे लोगों का कत्ल भी करते हैं। इजराइल को ब्रिटेन ने भी झटका दिया है। ब्रिटेन ने इजराइल के साथ हथियारों वाली कुछ डील्स को सस्पेंड कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा ब्रिटेन का ये कदम शर्मनाक है। अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच के युद्ध को एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने में कामयाब होता है तो इजराइल खत्म हो जाएगा। ट्रंप के बयान के बीच ईरान ने अपनी फायर पावर को एक बार फिर से टेस्ट करने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स कहती है कि ईरान ने अपनी शॉर्ट रेंज मिसाइल की ताकत को परखा है। मिसाइल वाले दूसरे वीडियो को रिलॉन्च किया है और फिर आयतुल्लाह खामनेई का एक वीडियो भी फ्लोट हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम वर्ल्ड को अब इजराइल का सपोर्ट बंद कर देना चाहिए। इस्लामिक सरकारों को इजराइल में खाने और तेल का एक्सपोर्ट बंद कर देना चाहिए। मुस्लिम वर्ल्ड को इजराइल के साथ हर तरह का आर्थिक सहयोग बंद कर देना चाहिए। इस बीच न्यूक्लियर वॉरफेयर को लेकर ट्रंप का एक बयान वायरल हुआ है जिसमें ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान से दुश्मनी नहीं चाहते हैं, लेकिन ईरान को न्यूक्लियर पावर वाला मुल्क कतई नहीं बनने देंगे। फिर ये भी कहा गया कि अगर ईरान ने एटम बम बना लिया तो इजराइल का खात्मा होना तय है। उधर अमेरिका की टॉप सीक्रेट रिपोर्ट भी ये कहती है कि ईरान ने पिछले 3 सालों में अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत ही तेजी से बढ़ाया है और वो किसी भी क्षण परमाणु बम बनाने का ऐलान कर सकता है। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में शरिया कानून लागू हो सकता है। महिलाओं के हक छीने जा सकते हैं। बांग्लादेश की एक लेखिका ने यह आशंका जताई है। पहले आंदोलन के नाम पर धोखे से हसीना की सरकार को गिराया, फिर पूरे बांग्लादेश में बवाल करवाया।
नाम और जात पात देखकर खून बहाया। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का खौफनाक खेल खेला गया और अब इनसे भी मन नहीं भरा तो कट्टरपंथियों को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया। ये सब कुछ उस बांग्लादेश में हो रहा है जो अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जाना जाता था। लेकिन बांग्लादेश की एक राइटर तस्लीमा नसरीन को डर है कि ये व्यवस्था अब पूरी तरह खत्म होने वाली है। तस्लीमा नसरीन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि शेख हसीना के जाने से कट्टरपंथियों को बल मिला है और आने वाले वक्त में कट्टरपंथी इस्लामवादियों की बढ़ती ताकत से महिलाओं पर पाबंदी लगेंगी। शरिया कानून के तहत महिलाओं के अधिकार को छीन लिया जाएगा। यूनिवर्सिटी में तो इस्लामिक ड्रेस कोड वाला फरमान जारी होना शुरू हो चुका है। बांग्लादेश में हिजाब, नकाब, बुर्का पहनना अब एक ड्रेस कोड बताया गया है। नसरीन के मुताबिक मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार हालात को और खराब कर देगी। ये सारी आशंका तब जाहिर हो रही है जब बांग्लादेश में जमात-ए इस्लामी से बैन हटा दिया गया है और कट्टरपंथी इस्लामिक राजनीतिक संगठन हिज्ब उत तहरीर का असर तेजी से बढ़ रहा है। आसमान में एक बड़ी रोमांचक घटना आकार लेने लगी है। हमारे सोलर सिस्टम के 6 प्लैनेट एक साथ परेड कर रहे हैं, यानी एक कतार में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा मौका बहुत कम आता है जब प्लैनेट बिल्कुल सीध में एक साथ दिखाई दे, लेकिन सितंबर में ऐसा हो रहा है। बुध, मंगल, बृहस्पति और शनि, यूरेनस और नेपच्यून आकाश में एक सीध में आते दिखाई देंगे। हालांकि इन्हें देखने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना होगा। स्थानीय समय के मुताबिक सूर्योदय से लगभग 30 मिनट पहले आकाश में पूर्व से पश्चिम तक ये फैले हुए दिखाई देंगे। यूरेनस और नेपच्यून नॉर्मल व्यू से देखने के लिहाज से बहुत धुंधले हैं। ऐसे में टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। बृहस्पति यूरेनस को खोजने में अहम होगा क्योंकि दोनों अगल बगल होंगे। इस बीच नेपच्यून शनि के ऊपर और बाईं ओर दिखाई देगा। सफेद सितारों के बीच वो नीला दिखाई देगा। आपको हम बता दें कि सितंबर महीने में सिर्फ ग्रहों की परेड नहीं बल्कि चंद्र ग्रहण भी देखा जाएगा। दुनिया के कई देशों में आंशिक चंद्र ग्रहण देखा जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज में नकली नोट छापने वाले मदरसे को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। छापेमारी के दौरान कार्यवाहक प्रिंसिपल के कमरे में मिले थे कई आपत्तिजनक साहित्य। प्रयागराज पुलिस के मुताबिक जब छापेमारी की कार्रवाई की गई थी तो कार्यवाहक प्रिंसिपल के कमरे से तमाम आपत्तिजनक साहित्य बरामद हुए थे। ऐसी किताबें बरामद हुई थी जो देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देती थी, ब्रेन वॉश करने वाली होती थी। जो मदरसे का कार्यवाहक प्रिंसिपल था जिसका नाम तफसीरुल आरफीन है, उसके कमरे से आरएसएस पर लिखी एक किताब भी बरामद हुई थी। इस किताब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन बताया गया था। किताब के आधार पर ही बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता था। उनके मन में आरएसएस को लेकर नफरत भरी जाती थी। मदरसे से विवादित किताब बरामद होने के बाद प्रयागराज पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ करना चाहती है। उनके पूरे नेटवर्क को खंगालना चाहती है। ये पता लगाना चाहती है कि कहीं इसके पीछे कोई विदेशी ताकत तो नहीं है। मोबाइल हॉटस्पॉट नहीं देने पर भी हत्या हो सकती है। पुणे में होम लोन एजेंसी के मैनेजर की हत्या के पीछे यही थ्योरी बताई जा रही है। मारे गए शख्स की नाम पहचान वासुदेव रामचंद्र कुलकर्णी के रूप में हुई है। कुलकर्णी एक निजी बैंक में मैनेजर थे। कुलकर्णी रात करीब 10:30 बजे वॉक करने के लिए निकले। सड़क पर कुछ युवकों ने उनसे मोबाइल में हॉटस्पॉट मांगा, लेकिन कुलकर्णी ने मोबाइल हॉटस्पॉट देने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर युवकों ने कुलकर्णी पर हमला कर दिया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने कुलकर्णी को मृत घोषित कर दिया। मामले में 20 साल के शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 नाबालिग फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है। पिछले महीने हरियाणा के रोहतक में एक शख्स ने सिर्फ इस वजह से अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी क्योंकि उसने अपने वाईफाई का पासवर्ड शेयर करने से मना कर दिया था। बहराइच में भेड़िए ने तो लखीमपुर में तेंदुए ने फैलाई है दहशत। खौफ का आलम यह है कि वन विभाग को पूरे इलाके में करवानी पड़ी है मुनादी। गन्ने के खेत में छिपा तेंदुआ और तेंदुए पर टॉर्च मारते लोग। यूपी के लखीमपुर खीरी के लुधौरी इलाके के चोखीपुरवा गांव के बाहर गन्ने के खेत में ये तेंदुआ रात को दिखाई दिया तो हड़कंप मच गया, लेकिन वो किसी के हत्थे नहीं चढ़ पाया। इससे लोगों में दहशत और बढ़ गई। सुबह सुबह तेंदुआ बगमारा गांव के पास गन्ने के खेत में देखा गया। एक ग्रामीण ने तेंदुए को देखा तो वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा।
6 दिन हो चुके हैं तेंदुए को तलाशते हुए, लेकिन अब तक किसी के हाथ नहीं चढ़ा है। वन विभाग ने तेंदुए को फंसाने के लिए बकरी भी बांधी, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। इस बीच वन विभाग तेंदुआ प्रभावित इलाकों में मुनादी करवा रहा है। लोगों से सतर्क रहने को कहा जा रहा है। लखीमपुर में तेंदुए का आतंक पिछले कई महीनों से है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वन विभाग उसे घेर नहीं पाया है। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल रात 9:40 पर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए देश दुनिया की खबरों के अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए एबीपी न्यूज के साथ।